हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। बट आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ने से पहले मैं आपको बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ इंथैल्पी का। वैसे इंथैल्पी टर्म हम लोग टीएस डीएमएस थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में पढ़ते हैं, बट इस चैप्टर में आयोनाइजेशन एनर्जी को आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलूँगा एंड दैट टाइम यू विल फेस सम प्रॉब्लम्स। तो उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या होता है इसको देखो। इंथैल्पी इंथैल्पी को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच। इंथैल्पी का डेफिनेशन होता है इट इज टोटल हीट एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। इट इज टोटल heat energy of a system at constant प्रेशर। किसी सिस्टम का टोटल हीट एनर्जी कांस्टेंट प्रेशर पे जो होगा उसी को हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम कहा जाता है इंथैल्पी। अब किसी केमिकल रिएक्शन, किसी प्रोसेस के ड्यूरिंग, किसी केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग जो हीट एनर्जी में चेंज होता है, जो इंथैल्पी, उसी को हम बोलते हैं चेंज इन इंथैल्पी। अब चेंज इन इंथैल्पी क्या होगा? चेंज इन इंथैल्पी चेंज इन इंथैल्पी इसको हम लोग डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज इंथैल्पी, तो चेंज इंथैल्पी का डिफरेंशियल हुआ इट इज एक्सचेंज इन हीट एनर्जी ड्यूरिंग अ प्रोसेस। किसी प्रोसेस के ड्यूरिंग, किसी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग जो इंथैल्पी में चेंज होता है, जो हीट एनर्जी में चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं चेंज इन इंथैल्पी। अब किसी केमिकल रिएक्शन के लिए अगर लिखना रहे तो उसको हम लिखते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन डेल्टा एच, आर या ओनली डेल्टा एच रहता है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन होता है किसी केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्सन होता है, उस दरमियान जो हीट एनर्जी में एक्सचेंज होता है दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मीन्स जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है आइदर हीट एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, तो कुछ भी हीट एनर्जी जो रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है उसी को हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन हुआ इट इज एक्सचेंज इन हीट एनर्जी ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। इट इज एक्सचेंज it is exchange in heat energy of a chemical reaction. It is exchange in heat energy of a chemical reaction. किसी केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग हीट एनर्जी में क्या एक्सचेंज होता है, मीन्स कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या रिलीज होता है, वही उस केमिकल रिएक्शन का चेंज इन इंथैल्पी कहलाता है। अब कोई केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होगा तो डेल्टा एच क्या होगा, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो डेल्टा एच क्या होगा, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ग्राफिकली भी बताऊंगा और मैथमेटिकली भी बताऊंगा। इंथैल्पी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो देखो जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का इंथैल्पी क्या हुआ। किसी केमिकल रिएक्शन में अगर हीट एनर्जी बाहर रिलीज होता है, किसी केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग अगर हीट एनर्जी रिलीज होता है तो उस केमिकल रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। मीन्स ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट एनर्जी रिलीज्ड सिस्टम से, मीन्स रिएक्शन के दरमियान अगर हीट एनर्जी बाहर निकलता है तो बोलेंगे केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है जी, एक्सोथर्मिक है। अब आप गौर से देखो, अब रिएक्टेंट तुम्हारा प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रहा है और साथ में हीट भी बाहर निकल रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी था वो प्रोडक्ट से ज्यादा था, तभी तो उसने प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस किया, साथ में हीट भी प्रोड्यूस किया।
रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट से क्या है, ज्यादा है, तभी तो वो तुम्हारा प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस किया और साथ में क्या प्रोड्यूस किया, हीट भी प्रोड्यूस किया। इसका मीनिंग हुआ कि जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा दुनिया में, उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी रहता है वो रिएक्टेंट के पोटेंशियल एनर्जी से कम होता है। और आपको पता है कि स्टेबिलिटी पोटेंशियल एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं आप सबको पहले भी बताया हूं और फिर बता रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम का मीनिंग होता है एनर्जी प्रोसेस्ड बाय सिस्टम। किसी सिस्टम के पास जितना एनर्जी रहता है वही उसका एनर्जी भी कहलाता है और नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी भी कहलाता है। केमिस्ट्री के कॉन्टेस्ट में, केमिस्ट्री में हम लोग एटम, मोलेकुल, इस सब का जो सिस्टम पढ़ते हैं, वहाँ पे सिस्टम के पास पोटेंशियल मीन्स जब भी कहा जाए एनर्जी प्रोसेस बाय सिस्टम, इसका मीनिंग हुआ उसके पोटेंशियल एनर्जी की बात की जा रही है। तो जितना ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा स्टेबिलिटी उतना कम होगा। तो आप देख रहे हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के प्रोडक्ट के पास जो एनर्जी होगा वो रिएक्टेंट से कम होगा। इसका मीनिंग हुआ कि प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी, जैसे मान लो तुम्हारा पेट्रोल है, पेट्रोल को तुम जला दोगे तो क्या होगा, पेट्रोल जलने के बाद क्या होगा, धुआं प्रोड्यूस होगा और साथ में गर्मी प्रोड्यूस करेगा। जबकि पहले पेट्रोल था तो पेट्रोल तुम्हारा धुआं से ज़्यादा रिएक्टिव था, क्योंकि अब धुआं कहीं पे है, उस धुआं में आग जलाते रहो, माचिस मारो, कुछ नहीं होगा, बट पेट्रोल में मार दोगे तो जलना शुरू कर देगा। तो ज़्यादा एनर्जी किसके पास था, आपके पेट्रोल के पास। लकड़ी है, लकड़ी जलने से मतलब कोयला है आपका, जला नहीं है और जलने के बाद राख बन जाता है। राख के पास उतना एनर्जी नहीं रहा, क्यों, क्योंकि राख के साथ साथ एनर्जी बाहर निकल गया। जबकि जो कोयला है, कोयला के पास जो एनर्जी होगा वो राख से ज़्यादा होगा, ऐस से ज़्यादा होगा, क्योंकि उसी कोयला को जलाने के बाद राख भी प्रोड्यूस होता है और एनर्जी बाहर निकलता है। उसी तरह की कहानी है, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी बाहर निकलता है, उस केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट के पास जो एनर्जी होता है वो रिएक्टेंट से कम होता है। अगर प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से कम हो गया, इसका मीनिंग हुआ प्रोडक्ट का जो स्टेबिलिटी होगा वो रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा। यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यह हुआ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यह हुआ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट के पोटेंशियल एनर्जी से कम होता है। प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट के पोटेंशियल एनर्जी से कम होता है। यह तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऐसा होता है। इसका मीनिंग हुआ कि प्रोडक्ट का जो स्टेबिलिटी होगा, मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट is more than stability of reactant। अब जो डेल्टा H होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, ये डेल्टा H इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे हियर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, तो डेल्टा H यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप प्रोडक्ट के पोटेंशियल से रिएक्टेंट को माइनस करते हो तो डेल्टा H होता है इक्वल, मीन्स इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है। यह वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसलिए डेल्टा H क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जितने भी अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसे लिखा हुआ है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो मॉडर्न वे है वो ऐसे है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा रहेगा नीचे डेल्टा H इज इक्वल टू निगेटिव। अब प्रोडक्ट और पोटेंशियल रिएक्टेंट के पोटेंशियल में जितना बड़ा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, मीन्स रिएक्शन उतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा। अब इसी चीज़ को मैं जो यहाँ पे आपको बताया इसको ग्राफिकली बताओ। अब देखो जी,
अब इसको ग्राफिकली मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह देख लो, मॉडर्न वे है रिएक्शन को लिखने का तरीका है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। रिएक्टेंट और रासायनिक प्रोडक्ट, नीचे डेल्टा एच निगेटिव। डेल्टा एच निगेटिव का मीनिंग हुआ रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट एनर्जी बाहर निकलता है। इसको ग्राफिकली भी मैं आपको दिखाऊंगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस और रिएक्शन। गौर से देखो जी, इस एक्सिस पे हम लोग रखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी, एंड इस एक्सिस पे है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। देखो जी, ये रिएक्टेंट है, इस यहां से रिप्रेजेंट कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यह ट्रांजिशन स्टेट है। होता क्या है कि यह ग्राफिकली दिखाया जा रहा है, यहाँ पर रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट है, मीन्स प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट से कम है। इसका मीनिंग हुआ कि इस केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट रिएक्टेंट से मोर स्टेबल है। पोटेंशियल एनर्जी जितना ज़्यादा, स्टेबिलिटी उतना कम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वह एनर्जी, सिस्टम के पास जितना ज़्यादा एनर्जी होगा वह सिस्टम उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उतना एक्टिव होगा, उतना ही कम उसका स्टेबिलिटी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट से कम है। इसका मीनिंग हुआ कि इस प्रोसेस का प्रोडक्ट रिएक्टेंट से मोर स्टेबल है। मैं बताया हूँ यही कंडीशन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। प्रोडक्ट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर मोर स्टेबल दैन रिएक्टेंट्स। तो इसलिए मैं इसके पोटेंशियल नीचे रखा हूँ। अब ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? तो ट्रांजिशन का मतलब होता है कोई चीज़ बदलाव। तो ट्रांजिशन स्टेट मीन्स वह स्टेट जो आपके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में रहता है। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को कराते हैं तो हमारा रिएक्टेंट एकाएक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, और रिएक्टेंट धीरे धीरे कन्वर्ट होता है और एक मिड बीच का स्टेट आता है जिसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, और फिर वहाँ से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जैसे मान लो आप घर पे रोटी बनाते हो, कैसे रोटी बनता है? पहले आटा को में पानी डाला गया, उसको गीला किया गया, और फिर जब आटा गीला हो जाता है पूरे अच्छे से, उसको मैश हो गया, तब उसके बाद उसका लोई बनाते हैं। लोई को बेल करके फिर तवा पे डालते हैं। तो तवा पे जब वो रहता है, एक लेयर उसका सूखा रहता है, तब वो क्या है? ट्रांजिशन स्टेट ऑफ रोटी है। मीन्स रोटी जैसे सब कुछ दिख रहा है, बट एग्जैक्टली रोटी नहीं है। उस रोटी को खाओगे तो क्या होगा? फिर ऊपर नीचे चलना शुरू कर देगा। लेकिन वो रोटी बनने से पहले का स्टेट है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। उसी तरह से यहाँ भी होता है, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्सन से पहले एक स्टेट आता है जिसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ट्रांजिशन बोलने का मतलब बदलाव वाला स्टेट, ऐसा स्टेट जो बदलने वाला है, तुरंत बदल के प्रोडक्ट बनेगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पोटेंशियल की जो डिफरेंस होता है वही होता है डेल्टा एच, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देख लो बाबू, यह हुआ डेल्टा एच, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। दिस इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ पे डेल्टा एच से, डेल्टा एच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो आप देख लो जी, प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर रिएक्टेंट से कम है, तो डेल्टा एच पक्का क्या हुआ? निगेटिव होगा। प्रूफ भी हो गया। हियर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, सो डेल्टा एच इज इक्वल टू निगेटिव। अब प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि किसी गिवन रिएक्टेंट के लिए प्रोडक्ट का पोटेंशियल जितना ही कम होगा, प्रोडक्ट जितना नीचे रहेगा,
डेल्टा एच उतना ही आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन्स किसी केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग कितना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा, इस पे डिपेंड करता है कि उस केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट कितना ज़्यादा स्टेबल है। किसी केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, वह केमिकल रिएक्शन उतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा, उस केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। अब एक ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट के पोटेंशियल के डिफरेंस को एक टर्म और यूज़ करते हैं, ये भी समझ, हालांकि ये चीज़ मैं आगे बढ़ाऊंगा, आपको कई बार बोलूंगा आगे, बट यहाँ भी बता दे रहा हूँ। यह हुआ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट के पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यह है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। अब टर्म आया एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन होता है, इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन। इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन। एवरी केमिकल रिएक्शन नीड्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन। कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं है जो बिना किसी इनिशिएशन के रिएक्ट ना हो, मतलब रिएक्शन शुरू होता हो। कुछ एक्सेप्शनल, जैसे एक्सप्लोसिव का अलग, मीन्स व्हाइट फास्फोरस को अगर एटमॉस्फेयर में फेंक दोगे तो वो आग पकड़ लेगा, सोडियम को पानी में डाल दोगे तो आग पकड़ लेगा, वो अलग चीज़ है। कुछ हाईली रिएक्टिव को छोड़ दो, तो नॉर्मली सभी रिएक्शंस को स्टार्ट कराने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी आपको देना पड़ता है। जैसे पेट्रोल का कंबशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मीन्स होता है, फटाफट कोयला भी जल जाता है, लेकिन क्या कोयला को यहाँ रख दोगे एटमॉस्फेयर में जलना शुरू हो जाएगा? नहीं जलेगा, क्योंकि कोयला का जल बर्निंग स्टार्ट कराने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ेगा, जिसको उसका एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। वह एनर्जी दोगे तो वो एनर्जी एक्टिवेट कर देगा कोयला को, और फिर कोयला का बर्निंग शुरू हो जाएगा। तो एवरी केमिकल रिएक्शन नीड्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, राइट। आप देखिए इंडोथर्मिक रिएक्शन में किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है एंथैल्पी का, ग्राफिकली भी दोनों देखेंगे। इंडोथर्मिक रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, मीन्स इंडोथर्मिक रिएक्शन एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी। इंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, मीन्स रिएक्टेंट हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। दिस इज इंडोथर्मिक रिएक्शन, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब इस इंडोथर्मिक रिएक्शन का मोडल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो इंथैल्पी के टर्म्स में होगा। वो कैसे होगा, तो उसका तरीका यह है। अब एक और बात यहाँ पे, रिएक्टेंट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मीनिंग हुआ कि पक्का प्रोडक्ट के पास जो एनर्जी होगा रिएक्टेंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। हियर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और डेल्टा एच तो वही होगा, वो तो फिक्स है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो इस बार प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है, तो डेल्टा एच क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। तो यह रिप्रेजेंटेशन है, ओल्ड रिप्रेजेंटेशन है आपके इंथैल्पी का, इंडोथर्मिक प्रोसेस का। मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन यह है, रिएक्टेंट एरो साइन प्रोडक्ट, और डेल्टा एच क्या रहेगा जी, पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा। ये आपका हुआ मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन, ये ओल्ड रिप्रेजेंटेशन, ओल्ड रिप्रेजेंटेशन। और यह है मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन। राइट। अब इसको ग्राफिकली देखते हैं कैसे होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडोथर्मिक प्रोसेस। सब कुछ एक्सोथर्मिक जैसा ही होगा, डिफरेंस ओनली होगा, यहाँ प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो पहले रिएक्टेंट लिखेंगे फिर प्रोडक्ट लिखेंगे, इसकी बात हो रही है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट
दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दोनों के पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा एच होगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या ट्रांजिशन स्टेट। यह होगा एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं ट्रांजिशन एनर्जी, सॉरी ट्रांजिशन स्टेट एंड रिएक्टेंट के पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, यह हुआ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो देख रहे हो यहाँ पे प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है तो डेल्टा एच पक्का पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, सो डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। तो देखो जी, किसी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव मीन्स इंडोथर्मिक प्रोसेस, मीन्स हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से कम होगा। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है मीन्स हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसका मीनिंग है उसका डेल्टा एच निगेटिव होगा, प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा। तो इस तरह से मैं आपको इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में बेसिक आइडिया दिया। इसका इस्तेमाल करके हम लोग आगे पढ़ेंगे इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन और भी बहुत सारी बातें, बट एग्जैक्ट इंथैल्पी क्या होता है ये आप TSDM में पढ़ोगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीटी का, ऐसे पीटी के पूरे केमिस्ट्री में आयोनाइजेशन एनर्जी का यूज है। चलिए डिस्कस करते हैं और समझते हैं क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पहले भी मैं आपको बताया हूं। किसी गैसियस आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट एटम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम। इट इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from gaseous isolated ground state atom, इसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। बट आयोनाइजेशन इंथैल्पी की जब बात होता है तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या मीनिंग हुआ कि 1 मोल गैसियस आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट एटम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, क्योंकि इंथैल्पी मोल के टर्म्स में होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी मोल के टर्म्स में भी हो सकता है, पर एटम का भी हो सकता है। जैसे मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट एटम, तो पर एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी। बट इंथैल्पी पर एटम के लिए नहीं होता है, पर मोल के लिए होता है। मीन्स 1 मोल गैसियस आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट एटम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो देखो जी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी के जब हम लोग डेफिनेशन देंगे, हालांकि यहाँ पे आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा पॉपुलर है, डेल्टा एच आई। आयोनाइजेशन इंथैल्पी डेल्टा एच हुआ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, आई फॉर आयोनाइजेशन मीन्स एटम को आयन बनाने वाले जो प्रोसेस के ड्यूरिंग जो इंथैल्पी में चेंज होता है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। डेल्टा एच किसी केमिकल रिएक्शन का पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। हाँ, डेल्टा एच जीरो वाला रिएक्शन रेयर ऑफ द रेयर होता है। मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो आइदर एनर्जी एब्जॉर्ब होगा और रिलीज होगा, ऐसा बहुत कम चांस है कि एनर्जी का लॉस गेन जीरो हो जाए। तो यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव होगा मीन्स आयोनाइजेशन इंथैल्पी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा वो तो आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन उस अपने न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहता है। अब उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में पक्का आपको एनर्जी देना पड़ेगा। मीन्स आयोनाइजेशन इंथैल्पी मीन्स आयोनाइजेशन प्रोसेस एक इंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, क्योंकि एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली अट्रैक्टेड है
उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा रहा है, तो डेफिनेटली यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। सो इस प्रोसेस को कराने में, आयोनाइजेशन कराने में आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो प्रोसेस क्या हो गया जी, इंडोथर्मिक। तो डेल्टा एच इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब मान लो इसका डेल्टा एच में लिख दिया y किलो जूल पर मोल, y किलो जनरल वैल्यू में दे दिया, मीन्स 1 मोल इस तरह के एटम को से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा दैट विल बी y किलो जूल, राइट। तब आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन में लिख रहा हूं। आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज, हालांकि आयोनाइजेशन एनर्जी भी पर मोल में हो सकता है, बुक्स में पर मोल में ही दिया रहता है, लेकिन हम लोग पर एटम पे भी डिफाइन करते हैं। तो अगर पर मोल में करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from 1 mole gaseous isolated ground state atom ग्राउंड स्टेट एटम। तो जैसे मैंने 1 मोल के लिए डिफाइन किया आयोनाइजेशन एनर्जी, अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी हो गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखो जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डेल्टा एच आई भी लिखा जाता है, डेल्टा एच फॉर एंथैल्पी ऑफ प्रोसेस, आई फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन एक और तरीका है डेल्टा आई एच भी लिखा जाता है, दोनों ही पॉपुलर है। आई थिंक ये बुक्स में इस तरह ज़्यादा लिखा रहता है, लेकिन मैं ऐसे लिखूंगा डेल्टा एच आई, ये लिखना ज़्यादा ईजियर लगता है। तो अब इस तरह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन हो गया, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल गैसियस आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट एटम। यह कहलाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी। अब तुम सबसे मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करते वक्त व्हाई वी मेंशन आइसोलेटेड टर्म, गैसियस टर्म, आइसोलेटेड टर्म एंड ग्राउंड स्टेट टर्म। उसके पीछे रीजन यह है कि अब गैसियस जब तक नहीं करोगे तब तक 1 एटम आइसोलेट करना मुश्किल होगा, और जब 1 एटम आपने आइसोलेट कर लिया तो उस एटम को ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड होता है। लाइक हाइड्रोजन, एवरीबॉडी नोज व्हेन हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट देन इलेक्ट्रॉन विल प्रेजेंट इन सेल नंबर 1, बट इफ हाइड्रोजन atom is in excited state we can't guess what should be position of hydrogen because more than one excited states in hydrogen atom, but ground state is only one. So ground state configuration बोलने के पीछे रीजन रहता है कि ग्राउंड स्टेट फिक्स होता है जबकि एक्साइटेड स्टेट्स मोर देन 1 होता है। इस वजह से ग्राउंड स्टेट टर्म यूज किया जाता है। अब इस किसी किसी एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कैसे पता चला, तो मैं बता दिया हूं कि आपका एटम स्टेबल है, इससे आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, रिमूव करने की वजह से आपको एनर्जी देना पड़ेगा, तो प्रोसेस क्या हो गया तुम्हारा, इंडोथर्मिक हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी एटम के आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है। मीन्स अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट। फर्स्ट फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है। सेकेंड फैक्टर इज साइज पे भी डिपेंड करेगा। थर्ड फैक्टर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है इसको मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। फोर्थ फैक्टर इज स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, एंड फिफ्थ फैक्टर इज पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ सबसेस। इसका क्या मीनिंग होता है भी डिस्कस करूंगा। मीन्स दीज 5 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आयोनाइजेशन ऑफ एन एटम और एलिमेंट। किसी एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी को ये 5 फैक्टर कंट्रोल करता है। अब इसको हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ना शुरू करेंगे।
सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज का क्या इफेक्ट होता है। गौर से देखो आप सब, न्यूक्लियर चार्ज देखो जी, यह न्यूक्लियर चार्ज है, यहां पे इलेक्ट्रॉन Zd Zd हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि Z नंबर ऑफ प्रोटॉन इज मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अभी तो क्लियर सी बात है कि Zd मीन्स Z जितना बड़ा होगा, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल उतना ही क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो क्लियर सी बात है, न्यूक्लियस जितना टाइटली अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रखेगा, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी का रिक्वायरमेंट उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ये तो नेचुरल है। मींस आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जितना ज्यादा होगा, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा होगा। मीन्स कूलम्बिक फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन increases with increase in Z, और Z के इंक्रीज होने से तब फिर क्या इंक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। आप देख रहे हो, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल उतना डिफिकल्ट होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उतना ज़्यादा होगा, राइट। अब इस चीज़ को मैं, अब इसका इफेक्ट क्या होगा पीटी में, पीरियोडिक ट्रेंड इससे क्या होगा, तो चलिए देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड क्या होगा। पीरियोडिक ट्रेंड यह होगा कि जब भी किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, आउटर मोस्ट शेल आर सेम। सो साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन साइज ऑलमोस्ट सेम नहीं होता है। आपको मैं थोड़ी देर पहले ही पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब साइज आप लेफ्ट से राइट जाते हो, साइज में अच्छा खासा डिक्रीमेंट होता है, खास करके सेकेंड पीरियड के केस में, बट उसके बाद में साइज में डिक्रीमेंट बहुत कम होता है। तो जब लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो साइज में चेंज आता है, बट साइज से ज़्यादा डोमिनेंट होता है न्यूक्लियर चार्ज। आउटर मोस्ट शेल सबका सेम रहता है, बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या बढ़ेगा जी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्लियर हो गया, इन एनी पीरियड वे रिमूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। मीन्स किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। हालांकि यहाँ लेफ्ट टू राइट जब तुम जा रहे हो तो साइज भी घट रहा है, तो साइज का भी इफेक्ट होगा, बट यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। अब अगला फैक्टर क्या है जी, अगला फैक्टर है साइज। आयोनाइजेशन एनर्जी वाला न्यूक्लियर चार्ज का तो क्लियर हो गया कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। अब सेकेंड फैक्टर है हमारा साइज। साइज पे किस तरह से डिपेंडेंसी होगा, तो देखो जी, अब एटम का साइज जितना बड़ा होगा, एटम का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा, न्यूक्लियर, अब साइज जितना बड़ा होगा, आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। जितना बड़ा साइज, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से उतना ज़्यादा डिस्टेंस।
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा डिस्टेंट होगा, जितना दूर होगा, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। बिकॉज यू नो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इक्वल टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर, means force is directly proportional to magnitude of charge and force is inversely proportional to a square of distance between charged particles। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होता जाएगा, न्यूक्लियस का उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा, न्यूक्लियस के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही क्या होगा, ईजियर होगा। इसका मीनिंग हुआ कि जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने से, साइज बढ़ने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होता है। ठीक वैसे ही जैसे मान लो कोई बच्चा जब छोटा रहता है तो अपने माँ बाप के साथ रहता है, उसके ऊपर बाहरी प्रभाव बहुत कम होता है। जैसे समय बढ़ता है वो बढ़ता है और पेरेंट्स से उसका डिस्टेंस बढ़ने लगता है। एक समय आता है जब पेरेंट्स से काफ़ी दूर चला जाता है, उस समय उसको कोई भी डाइवर्ट कर लेता है, कोई भी अपने मुंह पास पे फांस सकता है और उस समय वो कंप्लीटली अपने फैमिली से डिटैच हो सकता है। और डिटैचमेंट करना बहुत मुश्किल उस टाइम में नहीं रहता है, क्योंकि वो काफ़ी डिस्टेंस चला गया रहता है। सेम चीज़ यहाँ है, एटम के न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना डिस्टेंट होता जाएगा, जितना दूर होता जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान होता जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही कम होता जाएगा। तो क्लियर हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, राइट। अब इस चीज को हम लोग इसका पीरियोडिक ट्रेंड देखने जा रहे हैं, पीटी में इसका ट्रेंड क्या इफेक्ट क्या होगा। तो देखिए पीटी में किसी भी ग्रुप में, इन एनी ग्रुप, अगर आप टॉप टू बॉटम आते हो, टॉप टू बॉटम, तो साइज इंक्रीज होता है। हालांकि न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, क्योंकि आप देख लो ग्रुप 1 का लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, साइज बढ़ता है, साथ में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। बट ग्रुप में साइज डोमिनेटिंग होता है, पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेटिंग होता है। ग्रुप में साइज डोमिनेटिंग होता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बट साइज का इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऊपर से नीचे हम लोग आ रहे हैं, साइज क्या हो रहा है जी, इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीजेज। साइज इंक्रीज होने का मीनिंग क्या हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ, डिक्रीज होगा। आयोनाइजेशन डिक्रीजेज, तो क्लियर हो गया, पीरियोडिक ट्रेंड हो गया। इन एनी ग्रुप व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, साइज इंक्रीजेज एंड आयोनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज। जब भी किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आओगे, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इस तरह से पीरियोडिक ट्रेंड हुआ। जब हम लोग इस चीज का किसी पीरियड में बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो पीरियड में साइज को लेकर कम ही बात करते हैं। हालांकि साइज यहाँ भी डिक्रीज होता है, बट साइज से ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज का रहता है। दोनों चीज़ें सेम होगा। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीजेस। साइज डिक्रीज होने का मीनिंग आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस तरह से पीरियोडिक ट्रेंड हुआ। नाउ थर्ड फैक्टर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट किस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है, बात समझने के लिए पहले हम लोग को समझना होगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। तो देखो जी, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, तो गौर से देखो। जैसे जैसे एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ने लगता है, जैसे जैसे एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ने लगता है, वैसे वैसे एटम के पास इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ने लगता है। जब एटम के पास इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ने लगता है तो होता यह है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके पहले अंदर में ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से काफी हो जाता है।
और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, यह इनर इलेक्ट्रॉन्स इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सिव फोर्स लगाने लगता है। इस इनर इलेक्ट्रॉन के रिपल्सिव फोर्स की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ए स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। मींस स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट का डेफिनेशन होगा, स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा। पर्दा क्या करता है जी, विजुअलिटी को कम कर देता है। मान लो यहाँ पे गेट पे अगर आप पर्दा लगाते थे तो क्या करता है पर्दा, बाहर के लाइट को अंदर आने से रोकता है, जिसकी वजह से अंदर के जो पार्टिकल, अंदर जो कुछ रखा हुआ है वो बाहर नहीं दिखेगा और बाहर जो है वो अंदर नहीं दिखेगा। मीन्स अंदर का लाइट बाहर नहीं जाएगा, बाहर का लाइट अंदर नहीं जाएगा। मीन्स आपका कर्टेल जो स्क्रीन है वो एक रीजन को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है, मीन्स विजुअलिटी को कम कर देता है। उसी तरह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन outermost electron or a nucleus outermost electron और न्यूक्लियस के बीच में इनर इलेक्ट्रॉन्स पर्दा जैसा काम करता है। और इस तरह से पर्दा जैसा काम करता है, यह पर्दा न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको डिक्रीज कर देता है। इसीलिए इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। और शील्डिंग इफेक्ट, शील्ड का मीनिंग भी क्या होता है जी, कवर करना, ढाल। तुमने देखा होगा शील्ड, पहले के जो सैनिक होते थे लड़ाई में दिखाता था कि वो तलवार और शील्ड ढाल लिए रहते थे, मतलब सोर्ड से, तलवार से वार करते थे और ढाल से अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। तो शील्ड का मीनिंग भी होता है कवर करना किसी चीज को। तो शील्डिंग इफेक्ट हो स्क्रीनिंग इफेक्ट हो, यह बताता है कि एटम के अंदर जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में शील्ड और स्क्रीन जैसा बिहेव करने लगता है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। मींस स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट का डेफिनेशन होगा डिक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, nuclear force of attraction, decrease in nuclear force of attraction at outermost electron, at outermost electron due to repulsive force of inner electrons is called a screening effect, means screening effect का डेफिनेशन हुआ डिक्रीज इन nuclear force of attraction at outermost electron due to repulsive force of inner electrons is called screening effect। अब इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इनर इलेक्ट्रॉन्स बिहेव्स एज ए स्क्रीन और शील्ड between outermost electron and nucleus, which decreases nuclear force of attraction at outermost electron is called a screening effect। मीन्स ऐसे भी आप बोल सकते हो। अब पॉइंट यह है कि मान लो अगर गेट के पास पर्दा आप लगाते हो तो पर्दा विजुअलिटी को कम करता है। पॉइंट यह है कि अगर गेट के ऊपर अगर पर्दा लगाते हो तो वो पर्दा सबको पता है कि लाइट उसके ऊपर फॉल होता है, तो पर्दा की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर चला जाता है। दैट्स वाई बाहर की चीज़ें अंदर नहीं दिखती है। अंदर के केस में वही है, अंदर के केस में किसी पार्टिकल से जब लाइट बाहर जाता है तो पर्दा से टकरा करके, कर्टेल से टकरा करके रिटर्न हो जाता है। इसके वजह से अंदर का चीज़ भी बाहर नहीं दिखता है। बट ये इलेक्ट्रॉन ऐसा क्या करता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो यह इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है।
अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो। इससे मान लो यहाँ पे ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे एक्चुअल में 2 न्यूटन का अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, मीन्स 2 न्यूटन, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया 2 न्यूटन का। 2 न्यूटन के फोर्स से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। बट जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, इस सारे इनर इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। ये हुआ रिपल्सिव फोर्स, और यह रिपल्सिव फोर्स मान लो 1 न्यूटन का है। तो आप बताओ कि तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन नेट अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस की तरफ कितना एक्सपीरियंस करेगा? नेट अट्रैक्टिव फोर्स कितना होगा जी इसके ऊपर? नेट अट्रैक्टिव फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन माइनस 1 न्यूटन, मीन्स 1 न्यूटन हो गया। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो नेट अट्रैक्टिव फोर्स 1 न्यूटन एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि 1 न्यूटन अट्रैक्टिव फोर्स को तुम्हारे इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया। मीन्स अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता तो यह इलेक्ट्रॉन 2 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करता, बट ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स ऑफ दीज इनर इलेक्ट्रॉन्स, attractive force experienced by outermost electron decreases to 1 न्यूटन। तो यह जो फोर्स में डिक्रीमेंट हुआ इसी को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। और इस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ऐसा लगने लगता है कि न्यूक्लियर चार्ज ही कम हो गया। तो किसी एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस करता है, दैट न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Z इफेक्टिव मीन्स Z इफेक्टिव, यह हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, Z एस्ट्रिक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से लिखा रहा, दोनों एक ही बात है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके इक्वल होगा? तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है Z माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। मीन्स आपके इलेक्ट्रॉन्स का, इनर इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम होगा। यहाँ पे कौन क्या है जी? इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं। अब Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। यह है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मीन्स 1 न्यूक्लियर चार्ज जो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है, और ये है न्यूक्लियर चार्ज जो एक्चुअल में है। यह हुआ है स्क्रीनिंग इफेक्ट। मीन्स जितना ही ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना कम होगा, आपके एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही क्या होगा? कम होगा। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स जैसे जैसे किसी एटम के अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, तो उस एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इससे क्लियर हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z इफेक्टिव के, और आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट के, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही क्या होगा? कम होगा। तो इस तरह से स्क्रीनिंग इफेक्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब पॉइंट यह है कि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैसे हमें पता चलेगा कि कहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, कहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है? तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ
calculation of a screening effect. Now I am going to calculate a screening effect by Slater's rule. स्लैटर और साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैलकुलेट किया, मीन्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया कि आखिर स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे कैलकुलेट होगा। देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट यह है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफ़ी करीब रहता है वह इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट प्रोटॉन पे इक्वल जैसा होता है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना निगेटिव, तो प्रोटॉन जितना अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन उतना निगेटिव कर देगा। इसलिए न्यूक्लियस के करीब वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू आप देखोगे कि मैं बताऊंगा रूल में 1 होगा। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जितना करीब है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा, जो इलेक्ट्रॉन जितना डिस्टेंट होगा उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ही कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर होने पे न्यूक्लियस के प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज उतना ही कम करेगा और इस तरह से उसकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स में डिक्रीमेंट होगा वो कम होगा। तो चलो गौर से देखो, स्टेप नंबर 1 यह है कि इसको कई स्टेप्स में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप यह है कि फर्स्ट वी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज बिलो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या हम लोग के सबसेल का अरेंजमेंट है, एनर्जी के बेसिस पे हम लोगों ने अरेंज कर रखा है, इसी में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं किसी भी एटम के लिए, बट उसको हम लोग यहाँ चेंज करेंगे। इस तरह मीन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि एक सेल के जो सबसेल है एस और पी उसको साथ में रखेंगे, एस और पी को साथ में रखेंगे और डी और एफ को साथ में रखेंगे, और किसी मीन्स आउटर सेल के जो सबसेल हैं वो आउटर होंगे, इनर सेल के जो सबसेल होगा इनर होगा। मीन्स आई मीन टू से सबसे पहले 1s को 1 मतलब सेल नंबर 1 में कोई दूसरा सबसेल नहीं है, इसको अलग कर लिया। सेल नंबर 2 के पास 2 सबसेल एस और पी, तो 2s और 2p को एक साथ रखा। सेल नंबर 3 के पास एस और पी और डी तीनों सबसेल होता है, बट एस और पी को साथ में रखना है, डी को अलग रखना है, क्योंकि एस और पी का स्क्रीनिंग इफेक्ट एक जैसा होता है, कंपेरेबल होता है। हालांकि वहां मैं बताऊंगा आपको कि एस सबसेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट पी से ज़्यादा होता है, बट यहाँ भी मैं थोड़ा सी चीज़ को मेंशन कर दूँ। स्क्रीनिंग इफेक्ट की अगर बात करोगे तो जो सबसेल न्यूक्लियस का जितना करीब होगा उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इस करीब होने से, क्योंकि उसका रीज़न क्या है मैं पहले ही बताया हूँ कि न्यूक्लियस के करीब होने पे वह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज को, प्रोटॉन की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको ज़्यादा न्यूट्रलाइज करता है। तो न्यूक्लियस के सबसे करीब रहता है एस सबसेल, तो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट हाईएस्ट होगा, उससे थोड़ा डिस्टेंट होता है न्यूक्लियस से पी सबसेल, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ पी सबसेल इलेक्ट्रॉन विल बी लेस देन एस। डी सबसेल उससे दूर होता है, तो डी सबसेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट उससे कम होगा। एफ सबसेल सबसे दूर होता है, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे कम होगा। मीन्स यह स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर है, ये आपको याद रखना होगा। एसपीडीएफ जो सबसेल है, किसी सेल के एसपीडीएफ सबसेल में सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट एस के इलेक्ट्रॉन का होता है, एस सबसेल की वजह से होता है, क्योंकि एस सबसेल न्यूक्लियस से नियरेस्ट रहता है, तो वह पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रलाइज करता है, जिसकी वजह से नेट अट्रैक्टिव फोर्स जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे एक्ट होता है वो ज़्यादा इफेक्टेड होता है, उससे कम पी, उससे कम डी, सबसे कम एफ। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग एस और पी को एक साथ रखे हैं और डी और एफ को एक साथ रखे हैं, लेकिन सेल नंबर 3 के पास कोई एफ सबसेल नहीं होता है, इसलिए ओनली मैं 3D लिखा। सेल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब सेल नंबर 4 देखते हैं। सेल नंबर 4 हैज ऑल 4 सबसेल्स एस, पी, डी एंड एफ, तो एस और पी को साथ में रखेंगे, डी और एफ को उसके बाद लिखें, और साथ में रखेंगे बट उसके बाद लिखेंगे। 4th सेल कंप्लीट हो गया। अब 5th सेल में जाते हैं। 5th सेल हैज भी एस, पी, डी, एफ चारों रहता है, तो पहले हम लोग एस और पी को साथ में लिखा, फिर आगे अगर आगे इसको बढ़ाना होगा तो फिर 5D और 5F होगा, फिर इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा और आप फाइव डी 5F एंड सो ऑन। तो इस तरीका से आपको इस वे में लिखना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब जाकर के आप कैलकुलेट कर सकते हो एक्यूरेट स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्टेप नंबर 1 दिस
यू हैव टू फॉलो सच वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में देखो क्या बोल रहा है। फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन व्हिच ए स्क्रीनिंग इफेक्ट हैज टू बी डिटरमिन्ड। मीन्स यू हैव टू आइडेंटिफाई इंटरेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स किस इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट आप कैलकुलेट कर रहे हो वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा। सो कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन राइट साइड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन हैज नो कंट्रीब्यूशन स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये करेक्ट है, क्योंकि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। जिस इलेक्ट्रॉन पे आप निकाल रहे हो स्क्रीनिंग इफेक्ट, मान लो यहां पे देखो, अब इस इलेक्ट्रॉन पर निकाल रहे हो तो इस सब इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। जो इलेक्ट्रॉन इसके आगे है इसके वजह से तो होगा नहीं, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट हमें देखना है। जो बाहर इलेक्ट्रॉन है इससे आगे है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड में होगा, मीन्स जिस सेल के इलेक्ट्रॉन का आप स्क्रीनिंग इफेक्ट निकाल रहे हो उससे राइट साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट में कोई रोल नहीं होगा। ये आपका सेकंड स्टेप है। अब थर्ड स्टेप, स्टेप 3 में यहां पे हम लोग स्टेप 3 में आपको बता दूं कि स्टेप 3 में थोड़ा यहां पे हम लोग चेंज करें, क्योंकि एस और पी और डी और एफ के लिए अलग अलग रूल होता है। तो अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि एसपी इलेक्ट्रॉन्स के स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे और फिर डीएफ के लिए क्या करेंगे। फॉर एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड स्टेप में एस और पी इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालेंगे तो इसमें थोड़ा सा अलग रूल है। एस और पी में इसे फर्स्ट लिख रहा हूं। एस और पी इलेक्ट्रॉन्स का निकालने के लिए रूल नंबर 1 यह है कि जिस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन का आप स्क्रीनिंग इफेक्ट निकाल रहे हो उस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स का, जिस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना है उस ग्रुप में जितने भी रेस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे उसके वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा 0.35। each electron of group will contribute 0.35 towards a screening effect except 1s electron contributes 0.3, right? मीन्स ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रुप, मीन्स जिस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट आप निकाल रहे हो उस ग्रुप में उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जिसके ऊपर निकाल रहे हो वो तो खुद के अपने ऊपर रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा नहीं। उस ग्रुप में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस सब का ईच इलेक्ट्रॉन 0.35 स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा एक्सेप्ट 1s, क्योंकि 1s के केस में 1s एक्सेप्शनल है। 1s का इलेक्ट्रॉन 0.3 स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, बाद बाकी सभी 0.35 करेंगे। इसमें सेकंड यह है कि रेस्ट मीन्स जिस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो तो n हो गया, जिसका निकालोगे n हो गया। अब उससे जस्ट पहले मीन्स ईच इलेक्ट्रॉन सब ग्रुप का मतलब हुआ n, मीन्स n जिसके इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो उसको n सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब n-1 में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उस ईच n-1 0.35 स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ईच n-1 सेल, each n-1 cell electron contributes 0.85 towards screening effect, right? तीसरा, rest electrons, each rest electrons contribute 1 towards screening effect. Each rest electrons
contribute 1 towards a screening effect. अब for DNF electrons, step 4 for D and F electrons, अब डी और एन एफ इलेक्ट्रॉन्स का निकालना होगा तो सेम सब कुछ वही होगा। डिफरेंस ये आएगा, जो फर्स्ट रूल है इसमें भी सेम वही रहेगा, या ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रुप एन विल कंट्रीब्यूट 0.35, सेम वही है। सेकेंड भी, लेकिन सेकेंड में चेंज होगा। फर्स्ट सेम एज एस एंड पी, बट सेकेंड चेंज होगा। जिस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन होगा, जिस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन का स्क्रीन इफेक्ट कैलकुलेट कर रहे हो, उसके उस ग्रुप में जितने भी रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस सब के वजह से स्क्रीन इफेक्ट 0.35 होगा। लेकिन n माइनस मीन्स उसके बाद जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, मीन्स n तो हो गया वो, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स तो लिखते हैं, तो एन डी और एन एफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं, एन डी एन एफ इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। यहाँ पे एन एस एंड एन पी इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं, और आसान होगा आपके लिए। एन रिप्रेजेंट कर रहा है सेल को। अब एन डी एन एफ इलेक्ट्रॉन्स का निकालना है तो पहला रूल करेक्ट है। सेकेंड रूल में चेंज ये होगा कि यहाँ पे एन में जिस ग्रुप में आपका एफ मतलब डी और मतलब एन ग्रुप इसी ग्रुप के इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हो आप स्क्रीन इफेक्ट, तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबके होगा 0.35। लेकिन इसके पीछे, इसके बाद जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, रेस्ट इलेक्ट्रॉन के वजह से स्क्रीन इफेक्ट में कंट्रीब्यूशन 1 होगा। मीन्स जो एस और पी में 2 स्टेप था, n-1 के इलेक्ट्रॉन का 0.85 और उसके बाद रेस्ट वाले का 1 था, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सबका क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। तो इस दूसरा रूल में ये चेंज आएगा कि ईच रेस्ट इलेक्ट्रॉन will contribute 1 towards a screening effect। अब ये जो रूल बताया हूं, इस रूल के बेसिस पे हम लोग स्क्रीन इफेक्ट निकालते हैं। एक दो क्वेश्चन देखते हैं यहीं पे। देखो जी, नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 1s2 2s2 2p3। अब इसको नाइट्रोजन के p इलेक्ट्रॉन्स का निकालना है स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो इसके लिए पहले इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस रूप में। तो 1s2 2s2 2p3 हो गया। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन, 2p इलेक्ट्रॉन का स्क्रीन निकालना है तो क्या होगा। तो देखो जी, ये ग्रुप आपका यह हो गया 2s 2p ग्रुप हुआ, n यह हो गया, जिसका इलेक्ट्रॉन निकालना है उसको n मानते हैं। इस ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन का स्क्रीन निकाल रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट कर रहे हो उसको छोड़ करके उस ग्रुप में जो रेस्ट बचेगा उसके वजह से स्क्रीन इफेक्ट काउंट करेंगे। तो इस ग्रुप में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 5 है। 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो आप स्क्रीन इफेक्ट कैलकुलेट कर रहे हो, 4 बचा। तो इस ग्रुप का ईच इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा 0.35। टोटल इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तो 4 इंटू 0.35 राइट, प्लस। अब n-1 ये 2n है तो n-1 1 हुआ। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 2 है, तो ईच n-1 कितना कंट्रीब्यूट करता है, 0.85। तो 2 इंटू 0.85 राइट, दिस इज द आंसर। अब इसी तरह से एक थोड़ा डी वाला निकालते हैं। रूल यहीं पे है,
जिंक, जिंक के 3D का निकालते हैं। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। तो चलो लिखते हैं इसको उस फॉर्म में। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। तो यहाँ पे हमें निकालना किसका है जी? 3D के इलेक्ट्रॉन का। यह दिस इज आवर n। 3D के इलेक्ट्रॉन का निकालना है। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको। तो यह ग्रुप आपका हुआ n हुआ। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है। एक पे तो आप स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट ही कर रहे हो। 9 बचा कितना? 9। तो 9 जो इलेक्ट्रॉन है वो ईच इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करेगा जी? 0.35। तो 9 इंटू 0.35 राइट, प्लस अब इसके बाद रेस्ट जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो सब इलेक्ट्रॉन्स ईच इलेक्ट्रॉन 1 कंट्रीब्यूट करेगा। तो कितने हैं जी? 6 2 8 8 8 16 16 2 18। तो 18 इंटू 1। इस तरीका से आप स्क्रीन इफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि 3D के जो राइट साइड में है जिसको निकाल रहे हो उसके राइट साइड वाले का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो भी इफेक्ट होगा वो लेफ्ट साइड का और सेम ग्रुप का, जिस ग्रुप में वो है उसका होगा। अब लगे आप एक और मैं एग्जांपल जो 1s का है वो उसको भी क्लियर कर दूं। जैसे मान लो आपसे कहा जा रहा है हीलियम का निकालिए स्क्रीनिंग इफेक्ट। हीलियम का इलेक्ट्रॉन 1s2। अब हीलियम को 1s2 होता है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना है इसका। अब एक इलेक्ट्रॉन इस पे निकाल रहे हो, उसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन बचा, और यह जिस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हो उसी ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन है, और इस 1s का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 0.3। देख रहे हो ना रूल? तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0.3 मीन्स हीलियम का स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा 0.3। माइंड इट। तो इस तरह से मैं आपको बता दिया कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे आप कैलकुलेट करोगे।